हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर को कंप्लीट किया। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4। आज हम लोग लेक्चर 5 कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि सेल क्या है, यानी कक्षा परमाणु का क्या है, कैसे डिसाइड किया गया, परमाणु के अंदर जो कक्षा है उस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। आज हम लोग जानेंगे वैलेंसी, इसको संयोजकता बोलते हैं, वो क्या है, कैसे फाइंड करेंगे वो भी सिखाएंगे आपको। आज की क्लास में आप जानिएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो इन सभी चीजों को आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। मेरे सामने कॉपी और कलम आपके पास होना चाहिए, एकदम जस्ट सामने, और आप उसे उसमें आप नोट डाउन करेंगे। दूसरी बात कि आप लेक्चर को एक साथ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप लेक्चर छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे। जैसे लेक्चर 1 कर लिए, लेक्चर 2 नहीं पढ़े, लेक्चर 3 कर लिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको प्रयास करना है कि पहले आप लेक्चर 1 को देखिए, फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, देन लेक्चर 5। कंटिन्यू आपको करना है लेक्चर 1 से, ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के पढ़ना है। जब आप छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो चीजें आपको अच्छे समझ में नहीं आएगी। यदि आपको अच्छे से समझना है तो आपको प्रयास करना है कि कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस तरीके से आप पढ़ाई को क्या कीजिए, आप अपना कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप आज का हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले, कक्षा यानी ऑर्बिट या सेल क्या है। सबसे पहला आप हेडिंग लगाएंगे कक्षा, जो बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट या सेल। ऑर्बिट या सेल क्या है? अच्छा, ऑर्बिट या सेल समझिएगा। परमाणु के अंदर बहुत सारे कक्षाएं होती हैं। सबसे पहले तो यह बात स्पष्ट था कि परमाणु यानी एटम एक नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स है। परमाणु एक सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, स्मॉलेस्ट नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स है। लेकिन जब हमारे आधुनिक वैज्ञानिक आए तो उन्होंने यह सिद्ध किया कि परमाणु का भी विभाजन संभव है, परमाणु को भी हम लोग तोड़ सकते हैं। और जब परमाणु को तोड़ा गया तो परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण बाबू देखा गया, वो है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाद में और भी एक्सपेरिमेंट किए गए, जे थॉमसन द्वारा, रदरफोर्ड द्वारा, नील्स बोर द्वारा, और ये सभी वैज्ञानिक ने मिलकर इस 3 मौलिक कण के स्थान को निर्धारित किया कि नाभिक है परमाणु के सेंटर में, और उस नाभिक के अंदर 2 मौलिक कण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर गोल गोल क्या लगा रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि परमाणु के अंदर, ध्यान से आपको देखना है बाबू, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के घूमने के, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के घूमने के वृत्ताकार पथ को कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षा या सेल कहा जाता है। ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप फिगर देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह है आपका नाभिक, ये है आपका वो परमाणु का क्या, नाभिक। इस नाभिक के अंदर आपका 2 मौलिक कण, एक है आपका प्रोटॉन और एक है आपका न्यूट्रॉन। क्योंकि परमाणु के नाभिक के अंदर 2 ही मौलिक कण होता है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा कौन होता है आपका, न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से बाबू परमाणु के बाहर बहुत सारी क्या होती हैं, कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं को पूरा प्रॉपर नामकरण किया गया। जैसे इसको हम बोलेंगे n=1, यानी ये पहला कक्षा हो गया आपका। ये है आपका n=2, ये है आपका n=3, n=4, n=5, n=6, n=7। ये प्रत्येक कक्षा है, इसका नाम है। इसको हम अंदर से बाहर की ओर इसका नामकरण रखा गया बाबू।
अंदर से बाहर की ओर, याद रखिएगा इसका जो नाम है वो कहाँ है, अंदर से बाहर की ओर। क्या क्या नाम है इसका, पहला को बोलेंगे के सेल, एल सेल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। यहाँ क्यू तक आपको याद रखना है, और भी है लेकिन आपको क्यू तक क्या करना है, आपको ये याद रखना है। अब याद रखिएगा कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है। जब आप क्लास 9th में पढ़े होंगे रदरफोर्ड का मॉडल, और एक बार बाबू आप क्लास 11th में फिर से पढ़िएगा डिटेल में कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, नील्स बोर का मॉडल क्या है। अभी आप केवल इतना बात समझिएगा कि रदरफोर्ड नाम का वैज्ञानिक ने केवल यह कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, ठीक वैसे जैसे सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में परिक्रमा करेगा, कितनी संख्या होगी कक्षा में, वो सभी बात नहीं बता पाया। जब इसके बाद बोर नाम का वैज्ञानिक ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, तो बोर नाम के वैज्ञानिक ने स्पष्ट रूप से कहा कि वृत्ताकार कक्षा कहना बंद करो, उसके पीछे एक वर्ड लगा जिसका नाम है निश्चित। निश्चित वृत्ताकार कक्षा में रहकर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगा रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है। तो याद रखिएगा प्रत्येक के लिए एक निश्चित शब्द है, के एल एम एन ओ पी क्यू, प्रत्येक का नाम रखा गया। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं होती है, कक्षा की ऊर्जा होती है। कक्षा की ऊर्जा पहले से फिक्स होता है, इसमें से प्रत्येक कक्षा के बाद वो अपनी एक ऊर्जा होती है। के सेल की अपनी एक एनर्जी होती है, एल सेल की अपनी एक एनर्जी होती है, एम एन ओ पी क्यू सभी सेल की अपनी एक एनर्जी होती है। जो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल के बराबर अपना ऊर्जा रखेगा, इस कक्षा के बराबर ऊर्जा रखता है, वह इलेक्ट्रॉन इस कक्षा का मेंबर माना जाएगा। ये सब बात खैर आप आगे पढ़ेंगे और डिटेल में बोर का मॉडल में। अभी केवल इतना बात समझिएगा कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। प्रत्येक कक्षा के लिए R1 R2 का मान क्या है, फिक्स है। जैसे इस यहां से लेकर यहां तक हो गया आपका R1, ये फिक्स होता है। यहां से लेकर यहां तक हो गया आपका R2, ये भी फिक्स होता है। यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया आपका R3 हो गया, ये भी फिक्स होता है। यानी प्रत्येक कक्षा के लिए रेडियस का मान, त्रिज्या का मान निश्चित होता है। ये सभी बात आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप केवल इतना समझिए कि n बराबर 1 को हम लोग बोलेंगे के सेल, n बराबर 2 को बोलेंगे एल सेल, n बराबर 3 को बोलेंगे एम सेल, n बराबर 4 को बोलेंगे हम लोग एन सेल। तो सबसे पहला बात जो आपको याद रखना चाहिए वो यह है कि परमाणु के प्रत्येक कक्षा में, परमाणु के प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, फिक्स होती है। रदरफोर्ड नाम का वैज्ञानिक ने केवल यह कह दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगा रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है। लेकिन कौन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यह बात रदरफोर्ड नाम का वैज्ञानिक ने नहीं बता पाया कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। के सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल के अंदर कितने होंगे, एम के अंदर कितने होंगे, एन सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बात उन्होंने नहीं बता पाया। क्लास 10th वाले जो भी बच्चे हैं उसका 1 से 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बाबू कि बताइए एन सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ओ के अंदर कितने होंगे, पी के अंदर कितने होंगे। तो आप आज वही सीखेंगे। याद रखिएगा किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का एक फार्मूला दिया जिसका नाम है 2n²। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n²। आगे जब आप पढ़िएगा तो और जानिएगा कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तभी मूव कर सकता है जब उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। खैर ये सब जितनी बात अभी हम बोले, ये h/2π का पूर्ण गुणज, ये सब आप क्लास 11th में पढ़िएगा। 11th का दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप वहां पे डिटेल में बाबू आप जानिएगा। तो अभी केवल मोटा मोटी बात आपको सिर्फ सेल के बारे में जानना है। इसी चीज को डिटेल में आप क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो हैव सम पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखें, और जितना आपको पढ़ाया जा रहा है अभी आप उतना क्या कीजिएगा, ध्यान रखिए। आपको मैं बता रहा हूँ सब चीजों को ताकि आप आगे याद रखें। तो परमाणु के प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। दूसरा बात क्या याद रखना है, परमाणु के
किसी भी कक्षा में परमाणु के किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। क्या होती है बाबू? 2n² होती है, जहां n क्या है? n है बाबू आपका कक्षा की संख्या। n क्या है बाबू? कक्षा की संख्या। तो 2n² और n आपका क्या है? कक्षा की संख्या। जैसे मान लीजिए कि यदि हमको n बराबर 1, n इक्वल टू 1, यानी कौन सा सेल? n बराबर 1 का मतलब होता है k सेल। यानी हमको यदि k सेल के अंदर निकालना हो इलेक्ट्रॉन, तो कैसे निकालिएगा? अच्छा बताइए, k सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2n²। परमाणु के किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, ये आपका फॉर्मूला है। तो 2n², अच्छा n क्या है? कक्षा की संख्या। तो 2 इंटू n का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? 1, क्योंकि आप k सेल में निकाल रहे हैं, पहली कक्षा में आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो n का मान कितना हो गया? 1। तो 2 इंटू क्या कीजिएगा? 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो गया आपका? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया आपका? 2। यदि हम n बराबर 2 को देखते हैं, तो कौन सा सेल? k के बाद क्या है बाबू आपका? l सेल। l सेल, l सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो सेम फार्मूला 2n²। 2 इंटू n का मान कितना है? तो n का मान है बाबू आपका 2, तो 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा कितना हो जाएगा आपका? 8 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं? जैसे आपका n इक्वल टू 3 है, तो के एल के बाद क्या है बाबू आपका? एम सेल। एम सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सेम फार्मूला 2n²। एन क्या है? कक्षा की संख्या, तो 2 इंटू एन का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा कितना हो जाएगा बाबू आपका? 18 इलेक्ट्रॉन। एन इक्वल टू 4 में निकालिए, तो के एल एम के बाद क्या हो जाएगा आपका? एन सेल। एन सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताइए? एन सेल के अंदर निकालने का सेम फार्मूला है आपका 2n²। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा आपका? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 16 टू जा 32। समझ आ रहा है आपको? चलिए आगे देखिए, n इक्वल टू क्या है बाबू आपका? 5। तो के एल एम एन के बाद क्या आ जाएगा? ओ सेल। ओ सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालिएगा? सेम फार्मूला सर, 2n²। n क्या है? कक्षा की संख्या। तो 2 इंटू एन का मान कितना है? 5। 5 का स्क्वायर 25 टू जा कितना हो जाएगा? 50 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सब में निकालिए। n इक्वल टू 6, के एल एम एन ओ के बाद p। p सेल के अंदर क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। फॉर्मूला क्या है सर? 2n²। 2n²। n का वैल्यू कितना है? तो 2 इंटू 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 36 टू कितना हो जाएगा आपका? 72 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n इक्वल टू क्या है आपका? 7। क्या है यहाँ पे आपका? q। q सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? सेम फॉर्मूला आपका 2n²। n क्या है? कक्षा की संख्या है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा बाबू आपका? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 49 गुना कितना हो जाएगा? 98। ये हो गया बाबू आपका परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि कोई पूछे कि बताइए के सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखिएगा 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18, एन के अंदर 32, ओ के अंदर 50, पी के अंदर 72 और क्यू के अंदर 98। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बाबू आपका वैलेंसी, जिसको बोलते हैं हम लोग संयोजकता। ये संयोजकता क्या होता है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए इसको। चलिए नेक्स्ट चीजों को ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है बाबू आपका संयोजकता। बिना इस टॉपिक को पढ़े आप आगे नहीं बढ़ सकते। संयोजकता, वैलेंसी, ये वैलेंसी क्या होता है सर? संयोजकता याद कीजिए, जब आप कंपाउंड बनाते होंगे तो उस कंपाउंड के अंदर दो मूलक होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। और जैसे सोडियम क्लोराइड, तो एक होता है सोडियम, एक होता है क्लोराइड। तो सोडियम का एक फिक्स वैलेंसी होता है, क्लोराइड का एक फिक्स वैलेंसी होता है, दोनों को क्रॉस करते हैं तो फिर लिखते हैं आप Na। तो बिना वैलेंसी की मदद किए आप कंपाउंड तक नहीं लिख सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको जानना ही चाहिए। इसलिए बेसिक केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है संयोजकता। संयोजकता आखिर है क्या? यदि एक वर्ड में कहा जाए कि सर संयोजकता क्या है, आपको हम पढ़ाए थे, कोई भी तत्व जो होता है, तत्व के जो परमाणु होते हैं वह अस्थायी नहीं होते हैं, परमाणु स्टेबल नहीं है। लेकिन जितने भी नोबेल गैस हैं सर वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि नोबेल गैस में आप क्या देखते हैं कि उसके अंतिम कोष में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सभी है हमारा नोबेल गैस, अक्रिय गैस जिसको बोलते हैं। और जितने भी नोबेल गैस हैं बाबू, वो सभी के अंतिम कोष में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसके अंतिम कोष में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वह परमाणु क्या है? स्टेबल है, अस्थाई है। अच्छा बताइए, यदि वो स्टेबल है तो क्या उसको कोई आवश्यकता है युद्ध में भाग लेने का? कोई मतलब। युद्ध में भाग लेने का मतलब है कि उसको 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना ही नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, इसलिए वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो वहां पे आप एक बात याद रखिएगा, जितने भी अक्रिय गैस होते हैं, जितने भी हमारे पास नोबेल गैस हैं, वह किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब वो अक्रियाशील होते हैं, क्योंकि उसके अंतिम कोष में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है। लेकिन यदि हम नोबेल गैस को छोड़ दें, उसके बाद हमारे जितने भी परमाणु हैं, जैसे सोडियम है, देखिए यहाँ पे जैसे हम देखते हैं सोडियम परमाणु, तो सर सोडियम परमाणु होता है हमारा 2 8 1, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम मैग्नीशियम को देखते हैं तो मैग्नीशियम परमाणु होता है आपका 2 8 2। कैल्शियम को देखते हैं तो कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, सर 2 8 8 2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बाबू। ऑक्सीजन को देखिए तो 2 और 6। क्या बताइए, किसी के आउटर मोस्ट शेल में यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है? सर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये परमाणु अस्थाई नहीं है। ये परमाणु अस्थाई है ही नहीं, क्योंकि अस्थाई तभी होगा ना जब इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये अभी अस्थाई है, और परमाणु चाहता है कि हम क्या हो जाएं? स्टेबल हो जाएं। तो परमाणु स्टेबल होने के लिए अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। एकदम ध्यान से, एकदम स्पष्ट रूप से समझना है बाबा आपको कि ये जो सोडियम परमाणु है, इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाहता है कि हमारे अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8, क्योंकि हम अभी हैं अस्थाई। जैसे ही 8 हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे, अस्थाई हो जाएंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का 2 ही तरीका है, वैसे तो 3 है। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे? त्याग कर दे, यानी लॉस कर दे, या 7 इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले? गेन कर ले। और तीसरा एक और कंडीशन होता है 4, जिसका बैलेंस 4 होता है, उसके लिए होता है कि साझेदारी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 3 कंडीशन है, या तो आप इलेक्ट्रॉन का लॉस कीजिएगा, या तो आप इलेक्ट्रॉन का क्या कीजिएगा? गेन कीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का गेन या इलेक्ट्रॉन का लॉस करके हम क्या कर सकते हैं? अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर सकते हैं। और इस 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का हम गेन करते हैं, या जितना इलेक्ट्रॉन का हम क्या करते हैं? लॉस करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है बाबू? आपका वैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। समझे आप? कोई भी तत्व का परमाणु ये चाहता है कि हम अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर दे। ये समझिए, ये जो सोडियम है, ये सोडियम का नियरेस्ट अक्रिय गैस कौन है? सोडियम का सर नियरेस्ट है हमारा क्या बताइए? नियॉन। ये जो नियॉन है ये एक नोबेल गैस है, इसके पास होता है 10 इलेक्ट्रॉन, और इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो होता है 2,8। सर इसके अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 है। बताइए, यदि इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन ये अभिक्रिया में भाग लेगा। क्यों? क्योंकि सर इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सोडियम चाहता है
कि हम नियॉन के समान अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, पूरा कर दे। अब 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा सर, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो तत्व के परमाणु अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का बाबू या तो गेन करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और वो बना देगा Na+, मतलब वो अस्थायी हो जाएगा, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1। ठीक है, चलिए प्रॉपर डिफिनेशन लिखते हैं, इसके बाद आगे और समझाएंगे आपको। लिखते चलिए बाबू मेरे साथ। देखिए, किसी तत्व के परमाणु द्वारा, किसी तत्व के परमाणु द्वारा अपने निकटतम, किसी तत्व के परमाणु द्वारा अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, अर्थात अस्थाई कर दीजिए बाबू, अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान अस्थाई दीजिएगा बाबू, थोड़ा सा अस्थाई, अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, अर्थात तत्व के परमाणु द्वारा तत्व के परमाणु द्वारा अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण या साझेदारी करता है, उस इलेक्ट्रॉन संख्या को क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। लिखिए पहले जल्दी आराम से मेरे साथ लिखिए। चलिए क्या लिखे बाबू, किसी तत्व के परमाणु द्वारा अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, बिल्कुल सही बात है सर। अर्थात तत्व के परमाणु द्वारा अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए त्यागे गए, ग्रहण किए गए या साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंसी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए बाबू, आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कर रहा है कि जैसे सोडियम है, सोडियम परमाणु अपने अंतिम कोश से
जैसे सोडियम परमाणु अपने अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर नियॉन हो जाएगा बाबू आपको Ne 10 होता है इसका 2,8 के समान नियॉन के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। इसलिए सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। बिल्कुल सही बात है सर कि सोडियम परमाणु अपने अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग कर किसके समान? तो नियॉन के समान वो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है ना। वो चाहता है कि हम अपने नियरेस्ट जो भी नोबेल गैस हैं उसके समान हमारे भी अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो नियॉन के समान अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लॉस करेगा। इसलिए सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। इसको आप इक्वेशन के रूप में देखिए। जैसे ये है आपका सोडियम, इसको देखिएगा जब आप तो 2 8 1 दिखेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम परमाणु। क्या बोलेंगे बाबू इसको हम लोग? सोडियम परमाणु। सोडियम परमाणु क्या करता है? अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस कर देता है। अब जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या? Na प्लस। ये हो गया आपका Na प्लस। अब जब इसको देखिएगा तो दिखेगा आपको 2,8 2,8। अब इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम आयन। जो पहले सोडियम परमाणु था अब ये क्या बन गया? सोडियम आयन हो गया। तो जो परमाणु पहले अनस्टेबल था वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसके अंतिम कोश में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है? ये लॉस कर चुका है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आपको कैसे पता कि ये इलेक्ट्रॉन का लॉस ही करेगा? ये इलेक्ट्रॉन का तो गेन भी कर सकता था 7 इलेक्ट्रॉन। तो बाबू आपको हम इसके बाद जस्ट टॉपिक पढ़ाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन का, कि यदि आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। यदि आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो, 7 हो तो वो हमेशा गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये हम आपको जस्ट आगे पढ़ाएंगे, आपको ये याद रखना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बाबू। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या ले ले बताइए? बहुत सारा है। क्या ले? सल्फर ले लेते हैं। जैसे सल्फर परमाणु अपने अंतिम कोश में सल्फर परमाणु अपने अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर। अच्छा बताइए सल्फर का नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है? सर आर्गन। सल्फर 1632, आर्गन 1840, 18। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आर्गन Ar 18 होता है वो आपका 40, 2 8 8 आर्गन के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करता है बाबू? आपको प्राप्त करता है। इसलिए सल्फर की संयोजकता 2 होती है। ठीक ना? क्या बोले बाबू आपको? ये जो सल्फर है, सल्फर परमाणु, ये अपने अंतिम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है?
ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ये अंतिम कोश में ग्रहण करेगा। और ये आर्गन 1840 288 के समान क्या करता है, अपना अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो उसके बगल में जो रहेगा हम चाहते हैं हमेशा उसी तरह रहे। तो ये देखा, सल्फर परमाणु देख रहा है कि हमारे नियरेस्ट जो है, हमारे निकट में कौन है, हमारे निकट में है आर्गन। आर्गन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, लेकिन हमारे अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, क्योंकि सल्फर 16 होता है, 2 8 6। तो ये सल्फर परमाणु चाहेगा कि हमारे भी अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8, किसके समान, अपने नियरेस्ट नोबल गैस के समान। तो नियरेस्ट कौन है, आर्गन, तो आर्गन के समान। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का जैसे ग्रहण करेगा तो वो बन जाएगा बाबू, जो आपका जितना इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण किया यानी 2, वही हो जाएगा उसका क्या, वैलेंसी। देखिए ये है आपका सल्फर, यह होता है आपका 16। जब 16 को आप डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा आपका, 2 8 6। परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे सल्फर के अंदर 16 परमाणु है, तो 16 परमाणु कैसे रहेगा, तो सर पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 6, कुछ ऐसा रहता है। उसको बोलते हैं लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण यानी इलेक्ट्रॉन का बांटना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो 2 8 6। अच्छा, इसको हम लोग क्या है बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाबू हम लोग सल्फर परमाणु। क्या बोलेंगे, सल्फर परमाणु। अच्छा, इस सल्फर परमाणु के अंदर उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 परमाणु है। सर 6 है और चाहता कितना है, 8, क्योंकि सर ये अभी अनस्टेबल है। स्टेबल तभी होगा जब इसके अंदर उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो सल्फर क्या करता है बाबू, ये अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने बनता है H2 माइनस, या -2 भी लिख सकते हैं आप। ये हो गया आपका 2 8 8। जो पहले अनस्टेबल था वो क्या हो गया, स्टेबल। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, सल्फर आयन। तो याद रखिएगा यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो याद रखिएगा इसकी जो संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी बाबू आपका 1। अच्छा, ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, सर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। सर आपको कैसे पता कि ग्रहण करेगा, क्या करेगा, बस बाबू जस्ट इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम। यहाँ पे 6 है तो ये 2 ग्रहण करेगा, यहाँ पे 1 था तो ये त्याग करेगा। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को देख के हम पता करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका संयोजकता, इसका संयोजकता हो जाएगा आपका 2, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी नोट डाउन कीजिए बाबू आप इसको। हो गया, चलिए इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगला हेडिंग लिखिए बाबू आप, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है, कैसे समझेंगे। सबसे सिंपल बात समझिए, एक परमाणु के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे सोडियम परमाणु के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है,
तो अब 11 इलेक्ट्रॉन एक जगह तो रहेगा नहीं, परमाणु के अंदर बहुत सारी कक्षाएं हैं, तो परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो जैसे परमाणु के सोडियम परमाणु के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन का जो बांटने का तरीका है ना, विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण का जो तरीका है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्लास आपको 10th में फिर से पढ़ाएंगे बाबू हम, और क्लास 11th में फिर से सीखिएगा आप इस चीज को, एक बार 9th में भी पढ़ाए हुए हैं। तो याद रखिएगा कि परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। तो सोडियम परमाणु के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन, तो इसको जब आप बांटिएगा तो आएगा पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 1। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। क्लास 9th में भी पढ़े होंगे आप लोग थोड़ा सा। जैसे देखिए डिफिनेशन देखिए बाबू, किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में, किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या लिखा आप, किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में, यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए, अच्छा कैसे पता कीजिएगा कि सर कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में है, तो आपको उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। जैसे देखिए हम बोलेंगे सोडियम Na, अब इसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन एक जगह रहेगा नहीं, 11 इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में डिवाइड होगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए होता है 2, 8, 1, यानी ये K सेल के अंदर रहेगा, ये L सेल के अंदर, ये M सेल के अंदर। ठीक है, समझिएगा। जैसे आपका है मैग्नीशियम Mg, तो मैग्नीशियम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 कैसे रहेगा, तो सर 2, 8, 2। इसके बाद जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का कितना होता है 13, तो कैसे रहेगा 2, 8, 3। ठीक है, फास्फोरस है आपका तो 15 हो गया आपका, तो 2, 8, 5। सल्फर है 16 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 6। समझ रहे बात को आप। क्लोरीन है 17 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे रहेगा इसका 2, 8, 7। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 2। एल्युमिनियम परमाणु के पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 3। फास्फोरस के पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 5। सल्फर परमाणु के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 6। क्लोरीन परमाणु के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरा में 7। अब ये सभी क्या है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा, सबसे इंपोर्टेंट बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो आपके अंतिम कोष में जो ये आपको 1, 2 दिख रहा है, इसी को बोलते हैं, बोलेंगे बाबू हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, यही आपका क्या है, ये है आपका संयोजी। ठीक है, चलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ गए, तो थोड़ा सा कोर इलेक्ट्रॉन समझिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, मतलब सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, शेष जो भी इलेक्ट्रॉन बचता है ना बाबू, उसका योगफल कहलाता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ कहते हैं, एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़, संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष बचे इलेक्ट्रॉन के
योगफल को क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन एक छोड़ देते हैं। इसके बाद जो भी बचा उस दोनों का योगफल, तो 2 और 8, यानी 2 और 8 कितना हो गया आपको? 2 और 8 हो गया आपका कितना? 10। ये 10 क्या हो गया आपका? 10 हो गया बाबू आपका कोर इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया ये आपका? कोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए 2 + 8 कितना हो गया आपका? ये 2 + 8 हो गया आपका 10। तो ये जो 10 हो गया ये क्या है आपका? 10 इलेक्ट्रॉन ही आपका है कोर इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी तत्व के अंदर आप संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, आप कोर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे बोलेगा बताइए मैग्नीशियम परमाणु के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकालिए, तो मैग्नीशियम परमाणु क्या होता है? 2 8 2। 2 हो गया आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन और 2 + 8 यानी 10 हो गया आपका कोर इलेक्ट्रॉन। बोलेगा बताइए ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 8, तो 2, 6, तो 6 हो गया आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया आपका कोर इलेक्ट्रॉन। और कोई रहता है तो जोड़ते हो उसको। समझ गए बात को? चलिए अब इसमें एक बात और, अभी जो अभी हम जस्ट बात चर्चा किए थे कि सर आपको कैसे पता चलता है कि कहां पे हम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, कहां पर हम इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा बाबू, पहला नोट कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो? 1 हो या 2 हो या 3 हो। क्या कहें? यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो? 1, 2 और 3। यदि किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो या 3 हो, जैसे 1 2 3, तो याद रखिएगा बाबू वह तत्व हमेशा वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करता है। क्या करेगा? त्याग करेगा, लॉस करेगा। क्या करेगा? लॉस करेगा, लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन का जो लॉस करता है ना उस पर बाबू हमेशा कौन सा चार्ज होता है? तो याद रखिएगा उस पर हमेशा होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना उसको हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु। याद रहिए कंपाउंड धातु, धातु के मिलने से बनता है। धातु धातु बनेगा तभी बनेगा, बात करेंगे उस पर हम लोग। अभी केवल आपको इतना याद रखना है कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो? 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो वह हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जो त्याग करेगा उस पर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा कितना पॉजिटिव? तो जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं बाबू लोग? धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु। सेकंड देखिएगा कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाए? 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, तब सर तो याद रखिएगा इस केस में बाबू हमेशा क्या करेंगे? यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो वह हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा यानी गेन करेगा। अच्छा जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है याद रखिएगा उस पर हमेशा कौन सा चार्ज? उस पर बाबू हमेशा निगेटिव चार्ज देंगे। कौन सा चार्ज देंगे हम लोग? निगेटिव चार्ज देंगे। अच्छा ये जो निगेटिव चार्ज होगा जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा उसको हम लोग बोलेंगे हमेशा अधातु। क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। याद रहेगा कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो वो हमेशा ग्रहण करेगा। जो ग्रहण करता है उसको हमेशा क्या बोलेंगे? अधातु। उस पर हमेशा कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। कितना निगेटिव? सर जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे हमारा मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का कितना हो गया? 2 8 2। सर ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो क्या आ जाएगा? Mg2+। सल्फर है 16 होता है, 2 8 6, 6 है तो सर 6 मतलब ग्रहण करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या आ जाएगा? S2- हो जाएगा, या -2 लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। S-2 हो गया। ऑक्सीजन है 8 2, 6, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो O2-। समझ रहे बात को आप? चलिए अगला देखिए बाबू कि सर यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हुआ तब क्या होगा? यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन
4 हो जाए तब क्या करेंगे? तो याद रखिएगा इस केस में बाबू हमेशा केवल क्या होता है? साझेदारी होता है। क्या होता है? साझेदारी होता है। पढ़ाएंगे आपको, साझेदारी पढ़ाएंगे आपको हम, ठीक है। साझेदारी कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का, आपको आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको केवल याद रखिएगा यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो वह इलेक्ट्रॉन का ना तो गेन करेगा ना तो लॉस, वो केवल क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, साझेदारी करता है। और देख लीजिए साझेदारी कैसे होता है। जैसे आपका CH4 है, इसके बीच क्या होता है? ना इलेक्ट्रॉन का गेन होता है ना लॉस होता है, केवल क्या होता है? साझेदारी, क्योंकि कार्बन है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है? 4 है ना, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा रहेगा सर, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ना ये दे सकता है ना बोल, क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा ना कि यदि ये दे देगा तो इसका अष्टक पूरा नहीं होगा, और ये दे देगा तो इसका अष्टक पूरा नहीं होगा। तो दोनों को अष्टक पूरा करना है, दोनों क्या करेगा? कंबाइन करेगा, मतलब दोनों मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा? जब हाइड्रोजन का आवश्यकता होगी तो ये कुछ ऐसा बनाएगा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा। हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया, 2 2 4 2 6, क्या देखिए 2 2 4 2 6 और कितना हो गया? 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 बोल दिए थे क्या हम? देखिए यहाँ हाइड्रोजन को चाहिए 8, कार्बन को कितना चाहिए? कार्बन को कितना चाहिए बताइए? चलिए ध्यान दीजिएगा एक बार फ्रेश से बाबू, थोड़ा सा इस चीज को आप फ्रेश से समझ लीजिए। जैसे आपका मीथेन CH4, इसके अंदर हमको बताना है साझेदारी कैसे होता है। कार्बन है ना, 4 होता है, तो एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है? 4 है। तो 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। एक हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है सर? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 1। ठीक है। हाइड्रोजन को अंतिम कोश में यानी स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 8 नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा तो जितना भी हमारा एलिमेंट बचता है उसको चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा कार्बन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है सर? 4 है। 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन को चाहिए 2, इसके पास ऑलरेडी प्लेस 1 है, ये एक कार्बन से ले लेगा। तो एक ये कार्बन से ले लिया, इसका अष्टक पूरा हो गया, ये भी ले लेगा, इसका अष्टक पूरा, ये ग्रहण कर लिया, इसका अष्टक भी पूरा और इसका अष्टक। कार्बन बोलेगा कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तुम लोग क्या करो सब अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो कार्बन ये सब से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस प्रकार से। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। एक बॉन्ड के अंदर होता है 2 इलेक्ट्रॉन। आगे पढ़ाएंगे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सब आगे चर्चा करेंगे। अभी केवल ऐसे याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। तो ये आपको अभी आगे डिटेल में जानना है अच्छे से, अभी केवल इतना याद रखिएगा यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो तो क्या होगा? साझेदारी होता है। ठीक है। तो आपके मन में यदि सवाल होगा कि सर यदि 8 होगा तो क्या होगा? यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा तो क्या होगा? तो याद रखिएगा यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो? 8 हो, तो याद रखिएगा वो हमेशा कौन सा गैस होगा? वो हमेशा होता है अक्रिय गैस। कौन सा गैस? अक्रिय गैस। और जितने भी अक्रिय गैस होते हैं, नोबेल गैस होते हैं, जितने भी नोबेल गैस है बाबू वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। तो इसका पहले से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है तो ये अभिक्रिया में भाग लेगा नहीं। ठीक है। तो मोटा मोटी बात बाबू आप समझ गए संयोजी इलेक्ट्रॉन का। तो किसी भी तत्व के अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 होगा तो वो हमेशा त्याग करेगा, जो त्याग करेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 हो तो वो हमेशा क्या करेगा? ग्रहण। यदि ग्रहण करेगा तो कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। अच्छा याद रखिएगा जिस जो त्यागेगा वो धातु, जो ग्रहण करेगा वो अधातु। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो केवल शेयरिंग होगा, साझेदारी करेगा। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो तो वो हमेशा क्या होगा? अक्रिय गैस होगा बाबू, नोबेल गैस। ठीक है। चलिए यहाँ तक को आप क्या कीजिएगा? स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए, आज हम लोग लगभग यहीं तक क्लास को रखेंगे, कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे बाबू इसका, ठीक है। प्रयास कीजिएगा, घर में पढ़ाई करें। अच्छा, एक बात और मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं, यह वीडियो एडिट नहीं होता है, डायरेक्ट शूट करके डाल दिया जाता है। एडिट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि अभी हमारे जो एडिटर थे वो अभी यहाँ पे प्रेजेंट में नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा साउंड का आपको प्रॉब्लम हो, कि थोड़ा साउंड थोड़ा सा कम आएगा। प्रयास कीजिएगा कि कान में थोड़ा सा ईयरबड्स यदि है या ब्लूटूथ ये ईयरफोन है तो उसकी सहायता से आप क्लास कीजिएगा। कुछ दिन आपको ये परेशानी लगभग झेलना पड़ेगा, उसके बाद देन कंटिन्यू हो जाएगा आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे हम। एक बात और, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उस टॉपिक को आप बारीकी से पहले पढ़िए, उसके बाद आप उसका प्रॉपर फेयर बनाइए और आप उसको क्या करें, रिवीजन करते रहे। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक फिर आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो रिवीजन ऐसा नहीं है आगे पढ़ रहे हैं पीछे बोलते आ रहे हैं, आगे पढ़ते चलो बोलते चलो, पढ़ते चलो बोलते चलो, ऐसा नहीं करना। आगे जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं बाबू वो प्रीवियस आप रिवीजन करके आइए। यदि आप प्रीवियस रिवीजन करते हुए आइएगा तो आपको आगे अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रयास करना है कि पीछे का प्रॉपर रिवीजन करते हुए आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो लगभग हम लोग जो है आज इतना सारा टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। एक बार आप इसे जो है घर में लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।